दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चर्चा का विषय में स्वागत है। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा वेनेजुएला घटनाक्रम के बाद अमेरिका के निशाने पर कौन। क्या ईरान की मुल्ला सरकार अमेरिका के निशाने पर या कोई और देश। फिलहाल भारत के भ्रष्टाचारियों के लिए एक बड़ी रोचक तरीके से लेकिन उनको शर्मसार करने वाली घटना है और ये घटना सामने आई है चीन से और चीन के भी हाउकौ शहर से। चीन के हाउकौ शहर के मेयर के घर पर चीन की सरकारी एजेंसियों ने छापा मारा तो जितना भ्रष्टाचारी धन मिला शायद भारत के भ्रष्टाचारी उसके आगे शर्मा है। मैं आपको बता दूं कि हाउकौ के मेयर के घर से 13.5 टन सोना मिला और इसके अलावा नकदी इतनी मिली कि उसको गिनना असंभव था। तो चीन के अधिकारियों ने उस नकदी को तोलने का निर्णय करा और वो नकदी तोलने में 23 टन थी, यानी कि 13.5 टन सोना और 23 टन नकदी हाउकौ के मेयर के शहर से मिली। खैर, अब बात करता हूं दोस्तों वेनेजुएला के घटनाक्रम पर और उसके बाद के घटनाक्रम पर। वेनेजुएला का घटनाक्रम ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से दो पक्ष हैं। एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और दूसरा अमेरिका। लेकिन और एक तीसरा पक्ष भी है जो छोटा पक्ष है और वो है वहां की विपक्षी नेता मारिया कोरेना। सही बात यह है कि इन दोनों या तीनों पक्ष में से कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसकी तरफदारी करी जाए। तीनों ही पक्ष अपने अपने अनैतिक रास्ते पर थे और इसलिए तीनों में से किसी भी पक्ष की तारीफ नहीं करी जा सकती। हालांकि विपक्षी नेता जिनको अभी नोबेल पुरस्कार मिला था वो एक छोटा पक्ष है, लेकिन सही बात यह है कि वो वेनेजुएला में अमेरिका के डीप स्टेट के इशारे पर चुनाव में धांधली के झूठे आरोप लगाते थे और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को वेनेजुएला के चुनाव में धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। जिस तरीके से भारत में कुछ नेता, और यदि मैं सीधे सीधे कहूं तो राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई और ये सब कुछ सबको पता है कि अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका के डीप स्टेट के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी जब भी जर्मनी जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, इटली जाते हैं तो वह उन डीप स्टेट के लोगों से सीधे सीधे मुलाकात करते हैं जिनकी पहचान भारत विरोधी के रूप में है। लगभग यही स्थिति वेनेजुएला की उस विपक्षी नेता की थी और सही बात यह है कि 2025 का नोबेल पुरस्कार भी उनको इसी रणनीति के तहत दिया गया जिससे कि वेनेजुएला के अंदर उनके विश्वसनीयता कायम करी जा सके। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार इनको डीप स्टेट संचालित करता है, इनको डीप स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करता है और यह पुरस्कार देते समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हम जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार दे रहे हैं वो हमारे हितों को कितना पूरा कर सकता है। और कई बार किसी देश के उन शक्तियों को दिया जाता है कि वहां कोई और मोहरा नहीं है
तो उसको ये पुरस्कार देकर वहां पर एक मोहरे के रूप में खड़ा करा जाता है। इसी रणनीति के तहत मारिया कोरोना को यह पुरस्कार दिया गया। फिलहाल मारिया कोरोना वेनेजुएला में विदेशी आक्रमण का समर्थन कर रही है और उन्होंने अमेरिका के इरादों का पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन जाएंगी, इस बात में अभी संदेह है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई इशारा नहीं करा है कि वो वेनेजुएला के विपक्षी नेता को अब वहां का राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत करें। फिलहाल वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के उपराष्ट्रपति डेल्सी को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है कि वो इस नई उपराष्ट्रपति को स्वीकार करता है या नहीं करता। दोस्तों, वेनेजुएला एक बहुत डेवलप कंट्री था, बहुत खूबसूरत देश है और सिर्फ खूबसूरत देश नहीं है, वहां की कल्चर, वहां का रहन सहन, वहां का पूरा देश अपने आप में खूबसूरती की एक शानदार मिसाल है। कोई भूखा नंगा देश नहीं है वेनेजुएला, बहुत संपन्न देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। लेकिन यही तेल भंडार आज वेनेजुएला की किस्मत के दुश्मन बने हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला के पास जो तेल पाया जाता है वो दुनिया में सबसे अच्छा तेल माना जाता है। और स्वाभाविक है कि दुनिया भर की निगाहें वेनेजुएला के तेल पर रहती हैं। वेनेजुएला अच्छा खासा तरक्की कर रहा था। पूरे देश में ऊंची ऊंची इमारतें, रहन सहन बहुत उच्च स्तर का, बहुत संपन्न देश। लेकिन अचानक जैसे यूक्रेन में एक कॉमेडियन जेलेंस्की राष्ट्रपति बना और उसने यूक्रेन की किस्मत को धो दिया। भारत में वही काम राहुल गांधी करने का प्रयास कर रहा है। इसी तरीके से वहां पर एक वामपंथी नेता का उदय हुआ और वो थे शावेज। उन्होंने मुफ्त करके देश के उद्योगपतियों को गालियां देकर, जिन उद्योगपतियों की वजह से वेनेजुएला संपन्न देश था, जिन उद्योगपतियों की बदौलत वेनेजुएला में बड़े बड़े उद्योग थे, जिन वेनेजुएला के उद्योगपतियों की बदौलत नौकरियों की भरमार थी, शावेज ने उन्हीं उद्योगपतियों को गालियां देनी शुरू कर दी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत में राहुल गांधी ने यह पैटर्न अपनाया कि उद्योगपतियों को गाली दो। दरअसल इन लोगों को लगता है, और यह सिद्धांत भी है, कि जब आप किसी अमीर आदमी को गाली देते हो तो मध्यम वर्ग और गरीब खुश होता है, क्योंकि उसके दिमाग में स्वाभाविक ईर्ष्या होती है कि यह अमीर बन गया, मैं अभी गरीब हूं या मैं मध्यम वर्ग हूं। और वो इस बात को भूल जाता है कि समाज को डेवलप करने में मैं भले ही गरीब हूं या मध्यम वर्ग हूं, उसके जीवन स्तर को सुधारने में इन उद्योगों का भी बहुत बड़ा रोल है। शावेज के उद्योगपतियों के गाली देने में वेनेजुएला की जनता भी बह गई और उसको लगा कि यह उद्योगपति वेनेजुएला का लूट रहा है। और अंततः वेनेजुएला के अंदर शावेज के नेतृत्व में एक वामपंथी सरकार का गठन हो गया और यहां से वेनेजुएला के दुर्दिन शुरू हो गए। उद्योग धंधे चौपट होने शुरू हो गए, नौकरियां खत्म होनी शुरू हो गई और
औद्योगिक विकास दर की दर लगातार नीचे आने लगी। जो वेनेजुएला बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था वो नीचे आने लगा। लेकिन और ज्यादा दुर्दिन शुरू तब हो गए जब शावेज की मृत्यु के बाद जनरल ये निकोलस मादुरे, जो एक ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे थे और जो शुरुआत में एक बस ड्राइवर था, लेकिन जिसने धीरे धीरे वेनेजुएला की कम्युनिस्ट पार्टी में, वामपंथी पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। शावेज सरकार में जो विदेश मंत्री बना, वो बाद में 2013 में वेनेजुएला का राष्ट्रपति बन बैठा। यह शावेज से भी आगे निकला और इसने तमाम उद्योगपतियों के लाइसेंस कैंसिल करने शुरू कर दिए। वेनेजुएला के अंदर भी स्वाभाविक रूप से अमेरिकी कंपनियों की बहुत आयात थी। वैसे भी कल्चरली वेनेजुएला अमेरिका के, ब्रिटेन के, जर्मनी के बहुत नजदीक है। ईसाई देश है, सब गोरे लोगों का देश है और गोरे लोग वहां रहते हैं, इसलिए कल्चरली उनका अमेरिका से कोई विरोध नहीं था। शावेज के बाद सत्ता में आए निकोलस मादुरे शावेज से भी और आगे निकले और उन्होंने उद्योगपतियों के लिए के ऊपर तमाम तरह तरह के आरोप लगाने शुरू किए और वेनेजुएला की जनता को यह भरोसा दिलाया कि जब हम उद्योगपतियों को भगा देंगे तो ये जो मुनाफा वेनेजुएला के उद्योगपति कमा रहे हैं, ये मुनाफा हमारा होगा और हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। लेकिन जनता ये भूल जाती है कि ये मुनाफा कमाना हर किसी का काम नहीं है। ये उद्योगपति उद्योग चला रहे थे, कंपनियां चला रहे थे, व्यापार हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनता ने समर्थन दिया निकोलस मादुरो को और मादुरो ने तमाम उद्योगों को चौपट करना शुरू कर दिया। स्थिति यह हो गई कि वेनेजुएला से तमाम कंपनियां वापस जानी शुरू हो गई और लास्टली अभी पिछले साल अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जो वहां पर तेल कुओं को संचालित कर रही थी, उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसको वेनेजुएला छोड़ने को मजबूर कर दिया। नतीजा यह हो गया कि जो वेनेजुएला संपन्न था वहां भूखमरी बढ़ने लगी, प्रति व्यक्ति आय लगातार कम होती चली गई, बेरोजगारी कम होती चली गई। लेकिन उसके बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे कि जनता निकोलस मादुरो के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अभी भी जनता को निकोलस मादुरो का समर्थन था। इस समर्थन के खिलाफ अमेरिका ने वहां पर एक विपक्षी नेता को खड़ा किया, जैसे भारत के अंदर राहुल गांधी को खड़ा किया जाता है, और जिसने आरोप लगाना शुरू करा कि चुनाव में धांधली हुई। लेकिन हाँ, निकोलस मादुरो ने वामपंथी कम्युनिस्ट शासन की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया था। वहां पर बोलने की आजादी को प्रतिबंधित कर दिया था, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था और जिसकी वजह से शक की सुई निकोलस मादुरो की ओर बढ़ती चली गई। और उधर जब अमेरिकी कंपनियों को निकोलस मादुरो ने देश छोड़ने को मजबूर करा तो अमेरिका के निकोलस मादुरो के प्रति प्रतिद्वंदिता बढ़ती चली गई। निकोलस मादुरो ने यह नहीं सोचा कि मेरा पड़ोस में अमेरिका है और उसके देश ने अमेरिका से अपने संबंधों को लगातार खराब कर लिया। और ये सब कुछ ये सोचकर होता रहा कि यदि अमेरिका हमें परेशान भी करेगा तो चीन, रूस,
हमारी मदद को आएंगे या ईरान हमारी मदद को आएगा। लेकिन दोस्तों, कमजोर के साथ कोई नहीं जाता। निकोलस मादुरो अपनी विदेश नीति में यह मात खा गए, और वो उसी तरीके की मात खाए जिस तरीके की मात सद्दाम हुसैन खा गए थे। उनको भी ये लगता था जब उन्होंने कुवैत पर कब्जा करा कि रूस उनकी मदद करेगा, लेकिन रूस उनकी मदद को नहीं आया। लगभग निकोलस मादुरो ने अमेरिका से अपने संबंधों को लगातार खराब करना शुरू करा। यह निकोलस मादुरो की विदेश नीति की बहुत बड़ी गलती थी। अब सवाल आता है अमेरिका का। अमेरिका का आरोप है कि निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे और ड्रग्स सिंडिकेट चलाते थे। जिस तरीके से हम निकोलस मादुरो के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्रपति थे, हालांकि जनता का कहीं विरोध प्रदर्शन उनके सामने उनके खिलाफ बहुत खुलकर नहीं था। अमेरिका के इस आरोप पर भी विश्वास करना मुश्किल है कि निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे। सच बात यह है कि निकोलस मादुरो की नीतियों की वजह से अमेरिका के ऊर्जा हितों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, और उसका एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण यह है, मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊंगा। दो तरीके के तेल होते हैं। एक तेल मैं बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं, टेक्निकली उसे कुछ और कहते हैं। एक वो तेल होता है जिसे पतला कच्चा तेल होता है, उसमें से पेट्रोल ज्यादा निकलता है। दूसरा जो कच्चा तेल होता है वो अपेक्षाकृत गाढ़ा तेल होता है, उसमें से पेट्रोल कम निकलता है, लेकिन डीजल और अन्य खनिज बहुत ज्यादा निकलते हैं। अमेरिका की बहुत सारी रिफाइनरी को यह गाढ़े तेल की जरूरत होती है, और अमेरिका को अपनी ऊर्जा जरूरतों में इस गाढ़े तेल, उसके सारे जो ऑयल रिफाइनरियां हैं अधिकांश, वो गाढ़े तेल को रिफाइन करती है, और उसकी ऊर्जा जरूरतों में गाढ़े तेल की बहुत ज्यादा अहमियत है। वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार है उसमें ये गाढ़ा तेल की बहुत आयात है। यानी कि वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार है, जो खनिज तेल है, कच्चा तेल है, उसमें डीजल और अन्य खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और फिलहाल दुनिया में इस तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, और इस तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास है। चूंकि निकोलस मादुरो ने अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर कर दिया, और वेनेजुएला में भी लोग चिंता में तो आ गए थे, क्योंकि नौकरियां जा रही थी, विकास की दर नीचे आ रही थी, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ रहा था। अब अमेरिका को चिंता थी कि किसी भी तरीके से वेनेजुएला में एक ऐसी सरकार स्थापित हो जाए जिससे अमेरिका के संबंध अच्छे हो जाए, चाहे वहां कठपुतली बैठाई जाए और या फिर वहां पर कोई तख्ता पलट हो जाए, जिससे वेनेजुएला से अमेरिका अपने तेल की आपूर्ति करता रहे। अब सवाल था कि कैसे करें। इसके लिए अमेरिका ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि निकोलस मादुरो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है अमेरिका में, और वो एक कार्टेल चला रहा है, उसके मालिक वही है, उसके माफिया सरगना वही है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली, यह बात उसी दिन तय हो गई थी कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करेगा एक दिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख वेनेजुएला के प्रति सख्त था। उनका रुख स्पष्ट था कि मुझे वेनेजुएला के तेल भंडार पर या तो अपना नियंत्रण चाहिए, या वेनेजुएला में ऐसी सरकार चाहिए जो अमेरिका को उस तेल की निर्बाध आपूर्ति करती रहे उचित दरों पर। इसलिए यदि कोई ये सोचता है
कि रातों रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया, तो वो बिल्कुल नादान है। यदि कोई ये सोचता है कि निकोलस मादुरो के ड्रग कार्टेल के सरगना होने की वजह से अमेरिका ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो वो भी बिल्कुल नादान है। और यदि कोई सोचता है कि निकोलस मादुरो भी बहुत ईमानदार है, तो वो भी बिल्कुल नादान है। हितों की लड़ाई है। निकोलस मादुरो विदेश नीति के मोर्चे पर विफल हुए। यदि उन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कुछ मधुर रखा होता, उन्होंने इस वास्तविकता को पहचान लिया होता कि संकट के समय रूस और चीन हमारी मदद नहीं कर पाएंगे और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अमेरिका को चुनौती दे सकें, तो शायद आज ये हाल ना होता। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं इस शासनकाल में कि उनकी नीति है अमेरिका फर्स्ट, तो वो किसी भी कीमत पर, और ख़ास तौर से अब जब 2025 में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, उस दिन यह बिल्कुल निश्चित हो गया था कि अब ट्रंप छोड़ेंगे नहीं निकोलस मादुरो को। और अब मीडिया रिपोर्ट्स भी साफ कर रही हैं कि पिछले 2 महीने से इस आक्रमण की तैयारी हो रही थी जो अमेरिका में हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ है। ऑपरेशन नहीं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 महीने से तैयारी हो रही थी। अमेरिका की वो टीम जिसको ये ऑपरेशन करना था, और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA मादुरो की पल पल की कार्रवाई, पल पल की दिनचर्या को नोट कर रही थी। फिलहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने और अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने एक बेहद सफल आक्रमण की, सफल ऑपरेशन किया है। और निश्चित रूप से अमेरिकी के सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से इतना सफल ऑपरेशन करने के लिए बधाई के पात्र हैं। भले ही नीति कुछ भी हो अमेरिका की, लेकिन उनके इस असफल ऑपरेशन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही मोहरे सेट कर दिए थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो मादुरो इतने लंबे समय से सत्ता में थे, जो मादुरो बाकायदा चुनाव जीत कर आए थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, लेकिन वेनेजुएला की सेनाओं ने कहीं पर भी गोली नहीं चलाई। और जो उनके पास चीन के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम थे, वो उसी तरीके से टाइम फिश साबित हुए जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में टाइम फिश साबित हुए थे। फिलहाल निकोलस मादुरो और उनके पत्नी को अमेरिका अपने देश में ले आया है और उनको न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलेगा। उनकी गिरफ्तारी को लेकर 2 तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यही है, जैसा कि मीडिया में है, कि डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति भवन पर अटैक किया और वहां पर जो सिक्योरिटी थी उसको पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सेट कर दिया था। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। डेल्टा फोर्स के सैनिक सीधे निकोलस मादुरो के बेडरूम में चले गए और उन्हें वहां से खींच कर ले आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब प्रेस के सामने उनको लाया गया तो उनके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में उनकी हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां बांधी थी, और उन्होंने अपने देश की जनता से कहा, शुभ रात्रि, नया साल मुबारक हो। लेकिन एक दूसरी भी खबर, और यह दूसरी खबर एक पूर्व राजनयिक की है, जिसके बारे में जिसने ये कहा है कि निकोलस मादुरो को जैसा ही पता लगा कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने आक्रमण कर दिया है, उनके राष्ट्रपति भवन से अनेक सुरंगें जाती थी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी को उन सारी सुरंगों के बारे में जानकारी थी कि कौन सी सुरंग किस ओर जाती है। उसमें से एक सुरंग ऐसी थी जिसमें जो राष्ट्रपति भवन से वेनेजुएला की राजधानी काराकास के
काराकास में जो रूस का दूतावास है वहां तक जाती थी। उनके अनुसार जैसे ही निकोलस मादुरो को सूचना मिली कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रही है, वो सीधे अपने उठे और उन्होंने उस सुरंग में घुस गए जो सोवियत संघ के रूस के दूतावास की ओर जाती है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी को आशंका थी कि वो सीधे रूस के दूतावास की ओर भागेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन सारी सुरंगों पर ऊपर से अपनी मिसाइलों से, अपने हेलीकॉप्टर से विस्फोट कर दिया था और सारी सुरंगों के रास्ते रोक दिए थे। और जैसे ही निकोलस मादुरो अपने राष्ट्रपति महल से उस सुरंग के रास्ते रूसी दूतावास की ओर बढ़े, आगे अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान खड़े हुए थे जिन्होंने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस मादुरो ने जब देखा कि बंकर पे उस सुरंग पर पूरी तरीके से डेल्टा फोर्स का कब्जा है और उस वक्त निकोलस मादुरो के साथ कोई सैनिक नहीं था, वो और उनकी पत्नी बस 2 लोग थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई सामान नहीं था, क्योंकि वो बिस्तर से उठ के सीधे भाग लिए थे। उन्होंने उस वक्त प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। लिहाजा सीधे सीधे वहां से उनकी गिरफ्तारी हो गई। डेल्टा फोर्स के जवान उनको उसी सुरंग से सीधे वापस राष्ट्रपति भवन में लाए और राष्ट्रपति भवन से सीधे बाहर लाके पत्रकारों के सामने लाए। फिलहाल ये 2 थ्योरी है और जितना मैं उस राजनयिक के बारे में जानता हूं, शायद यही थ्योरी सच है कि निकोलस मादुरो को भागते समय रूसी दूतावास की ओर जो सुरंग जा रही थी उस सुरंग में से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने पर बहुत सारे देशों से और भारत में भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां आई है। एक रोचक टिप्पणी आई है भारत के बहुत प्रमुख मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। उन्होंने कहा कि अमेरिका की निगाह में निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग्स को सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा माफिया था और अमेरिका की सरकार ने एक शानदार, एक सफल ऑपरेशन करके उस माफिया सरगना को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आई और अमेरिका की जेल में डाल दिया। उन्होंने पूछा भारत सरकार से कि क्या भारत सरकार कोई ऐसा ऑपरेशन करेगी पाकिस्तान में और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार करके भारत लेकर आएगी। यह एक बहुत रोचक टिप्पणी है। एक और टिप्पणी आई है निकोलस मादुरो के मित्र और उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग की ओर से। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका या तो मेरे मित्र को रिहा करे और वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। निकोलस मादुरो किम जोंग के मित्र थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि शायद ये गीदड़ भक्ति से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक टिप्पणी आई है न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोरान ममदानी की ओर से। मैं आपको बता दूं कि जोरान ममदानी ने अभी 2-4 दिन पूर्व भी न्यूयॉर्क में शपथ लिया। वो मुस्लिम आतंकवाद के प्रबल समर्थक हैं और वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि वो वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भी उन्होंने ऑपरेशन किया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुद अमेरिका तानाशाहों को समर्थन देता रहा है, आतंकवादियों को समर्थन देता रहा। अभी सीरिया में उन्होंने एक आतंकवादी को सरकार सौंपी है और
ट्रंप की नाक के नीचे न्यूयॉर्क के अंदर जोरान ममदानी ने शपथ लिया। भले ही वे चुनाव जीते हो, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को निश्चित रूप से कोई ऐसा कदम उठा लेना चाहिए था कि जोरान ममदानी को या तो गिरफ्तार किया जाता या उसे शपथ लेने से रोका जाता, क्योंकि यह अमेरिका के लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। यह मैं आपको बता दूं कि इसी जोरान ममदानी ने शपथ लेते ही अमेरिका के 8 सांसदों के साथ भारत के उस कुख्यात आतंकवादी उमर खालिद के पक्ष में चिट्ठी जारी करी है, जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, दिल्ली के दंगों में हिंदुओं का हत्यारा है और जिसने शर्जिल इस्लाम के साथ भारत के टुकड़े होंगे, भारत की चिकन नेक के रास्ते भारत के विभाजन का कल्पना को जग जाहिर किया था। उस जोरान ममदानी ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करी है और उसने कहा है कि निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की इस कार्रवाई का मैं विरोध करता हूं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप की कार्रवाई के तरीके को लेकर समर्थन नहीं किया है। उनका कहना था कि निकोलस मादुरो को इस तरीके से गिरफ्तार करके लाना नैतिक परंपराओं के खिलाफ है। मतलब बहुत साफ है, ये कमला हैरिस उन्हें ड्रग सिंडिकेट का माफिया नहीं मानती और शायद कमला हैरिस की सोच यह है कि अमेरिका को राजनीतिक अप्रोच अपनानी थी और वेनेजुएला के साथ राजनीतिक स्तर पर कोई बातचीत करके मसले को हल करने का प्रयास करना था और शायद कमला हैरिस की निगाह में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उधर अमेरिका के खास दोस्त इजराइल की भी टिप्पणी आई है और वो स्वाभाविक है कि नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो किया वो न केवल अमेरिका के हित में किया बल्कि वेनेजुएला के हित में किया। वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना होगी और अब अमेरिका में जो लगातार ड्रग सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई रुकेगी। निकोलस मादुरो लोगों को भ्रमित करने के लिए, हालांकि वो वामपंथी थे, अपने आप को कॉमरेड मानते थे, लेकिन चर्च भी जाते थे। इसके अलावा भारत में जो आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी में साईं बाबा हैं, वो अपने आप को उनका भक्त भी बताया करते थे। यहाँ तक कि मादुरो भारत भी आए थे और उन्होंने पुट्टपर्थी में जाकर साईं बाबा के प्रवचनों को जमीन पर बैठकर सुना भी था। उनके दिल में क्या था ये बात फिलहाल नहीं कहा जा सकता, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब सवाल है कि क्या अमेरिका यहीं रुकेगा, वेनेजुएला में रुक जाएगा, या अमेरिका का अगला निशाना क्या होगा? वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने न केवल अपने ऊर्जा हितों को पूरा किया है बल्कि कुछ चीन के ऊर्जा हितों पर भी चोट पहुंचाई है। और अब यह हो सकता है कि वेनेजुएला में जो अगली सरकार आएगी उससे चीन को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़े। सवाल है कि क्या अमेरिका यहीं रुक जाएगा? ट्रंप ने इशारा किया है ऐसा नहीं होगा। तो प्रश्न है कि वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन? फिलहाल मीडिया में चर्चा है कि 2 निशाने संभावित हैं। पहला निशाना क्यूबा की वामपंथी सरकार और दूसरा निशाना ईरान की वो मुल्ला सरकार जिसको ईरान की जनता कह रही है कि मुल्ला सरकार है। सिर्फ हम नहीं कह रहे, सिर्फ अमेरिका नहीं कह रहा, ईरान के मुसलमान कह रहे हैं कि यह मुल्ला सरकार है और ईरान के मुसलमान सड़कों पर आकर नारे लगा रहे हैं मुल्लाओ देश छोड़ो, तानाशाहों को तानाशाहो देश छोड़ो, तानाशाहों को फांसी को सजा दो।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान भी दिया कि यदि ईरान ने अपने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया और इनको कुचलने का प्रयास किया तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ईरान अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर आगे बढ़ता है तब भी अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान भी चीन को ऊर्जा की बड़ी सप्लाई करता है। तेल के बड़ा चीन काफी मात्रा में ईरान से तेल आयात करता है। हो सकता है यदि चीन को भी निशाना बनाने का इरादा हो अमेरिका का, चीन की ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाना हो, तो अमेरिका का अगला निशाना ईरान भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक हलकों में एक रोचक बात कही जा रही है कि वेनेजुएला पर जो हमला है ये कहीं से भी ना तो नैतिकता की दृष्टि से सही है और ना कानूनी दृष्टि से सही है। ट्रंप ने एक रास्ता दिखा दिया है और रास्ता क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के साथ यही हुआ है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जैसे गली मोहल्ले नगर शहर देश में झगड़े होते हैं कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाता है, यही स्थिति देशों के बीच में होती है। वेनेजुएला कमजोर था, अमेरिका ने उसको पीट दिया, अमेरिका ने उसका राष्ट्रपति उठाकर ले गया। अब अमेरिका का अगला निशाना कौन होगा इसकी तो चर्चा है ही। चर्चा यह भी है कहीं अमेरिका से के रास्ते पे चलते हुए क्या अब भारत भी अपने विरोधियों को उठाने के लिए, भारत के अंदर आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को उठाने के लिए पाकिस्तान में एक और हमला कर सकता है। और यदि अब भारत पाकिस्तान के अंदर एक और हमला करता है तो क्या अमेरिका को अब नैतिक तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने का हक होगा? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारत से कहा कि ये भारत का हमला है पाकिस्तान के ऊपर। क्या अब ट्रंप भारत को रोक पाएंगे? तो अब इस चर्चा इस बात की भी होने लगी है और असदुद्दीन ओवैसी ने इस ओर इशारा भी कर दिया है कि अब भारत के लिए भी रास्ता खुल गया। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, अब चर्चा एक और चीज हो रही है कि अब चीन को भी कहने का मौका मिल सकता है कि यदि अमेरिका ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप कर सकता है तो चीन भी अपने हितों के लिए उस ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बारे में चीन का कहना है कि वो चीन का ही अंग है। तो दोस्तों, क्या 2026 अनगिनत युद्धों की ओर जा रहा है? क्योंकि जनवरी 2026 को ज्योतिषी बहुत युद्धों की दृष्टि से, अराजकता की दृष्टि से बहुत अच्छा साल नहीं बता रहे, खास तौर से जुलाई तक के लिए। और 1 जनवरी से यह नया साल अपना रंग दिखा रहा है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर तमाम नैतिक तमाम कानूनी सीमाओं को तोड़ते हुए जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत का पालन करते हुए वेनेजुएला में ऑपरेशन किया, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया, क्या अब अमेरिका क्यूबा या ईरान में भी हमला करेगा? क्या अब अमेरिका के सिद्धांतों को, अमेरिका के दिखाए रास्तों पर चलते हुए अब भारत पाकिस्तान पर फिर आक्रमण करेगा? और क्या अब चीन ताइवान की ओर घुसने की हिम्मत करेगा? ये निकट भविष्य में देखना होगा। हालांकि अनेक रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है और चीन के हथियार अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि चीन ताइवान में घुसता है तो अमेरिका फुल फ्लैज हस्तक्षेप करेगा, लेकिन यदि चीन ने यह हरकत कर दी तो बहुत बड़े युद्ध का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका वेनेजुएला के पर ऑपरेशन के बाद
अब चुप बैठता है या ईरान की मुल्ला सरकार को निशाना बनाता है। देखना है कि क्या अब अमेरिका के रास्ते पर भारत कोई और कार्रवाई करता है, क्योंकि भारत की चिंताएं पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेश की ओर से भी हैं। और देखना है कि क्या अब अमेरिका के रास्ते पर चीन भी चलने का प्रयास करता है। रूस पहले से ही उस रास्ते पर चल रहा है। देखते हैं जैसा भी होगा आगे लेकर उन चर्चाओं को लेकर आपके सामने आऊँगा। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर बात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।